ऑलराइट, अच्छा जी, today I'm talking about an extremely important data structure. Actually, perhaps the first data structure on disk. यानी अभी तक हमने जितने भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं उन डेटा स्ट्रक्चर्स में यार मुझे याद कराना, मैंने उधर नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि आज वो रिकॉर्डर नहीं है। सो जितने भी डेटा स्ट्रक्चर अभी तक हमने पढ़े हैं वो उनका जो फोकस होता है वो ये होता है कि डेटा जो है वो रैम में फिट हुआ है, ठीक है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता का क्या मतलब है? होती है बिल्कुल नहीं। बेसिकली आप फॉर एग्जांपल एक डेटा स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं जो कि फॉर एग्जांपल जिसमें पीटाबाइट्स ऑफ डेटा है, गूगल का फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड्स है, और वो अगर उस पर हम काम करना चाहते हैं तो वो तो बहुत ह्यूज डेटा है और वो सारा रैम में नहीं आ सकता। आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट कि रैम तो भाई छोटी सी होती है, ठीक है, आप जितनी मर्जी बड़ी ले लें, बड़ी से बड़ी कितनी हो जाए, तो ये ना रैम में डेटा नहीं आ सकता। So the main motive is to come up with data structures जो कि IO efficient हो। अच्छा, IO efficient का मतलब क्या होता है? IO efficient का मतलब ये है कि जो आपने ऐसा डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन करना है जिसके थ्रू आपके जो डिस्क एक्सेसेस हैं वो मिनिमाइज होते हैं। ये बात समझ में आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट, ठीक है। सो कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग लाइक दिस। ये आपके सामने ना, सो बी ट्री इस तरह का दिखता है। इट लुक लाइक ए व्हाट? इट्स नॉट ए बाइनरी ट्री, इट्स नॉट ए बाइनरी ट्री। मुझे वहां ना जान देना, ठीक है। सो काइंडली ये इसको, इस तस्वीर को गौर से देखें। दिस इज नॉट ए बाइनरी ट्री। कैन एनीबडी गिव मी द रीजन व्हाई? So just look at this node and look at this node. Okay? See it? So what should we name it? और बाद में इसके अगर बाद में इस डेटा स्ट्रक्चर को देखो तो ये है तो बड़ा इंटरेस्टिंग। किस टाइप में इंटरेस्टिंग है कि इसमें भी वो सॉर्टेडनेस की चीजें हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो मिनिमम एलिमेंट कहाँ पड़ा हुआ है? मिनिमम आपका एक्सट्रीम लेफ्ट पे पड़ा हुआ है, और सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ पड़ी हुई है? वो एक्सट्रीम राइट पे पड़ी हुई है। तो वो बाइनरी सर्च ट्री टाइप चीज तो उसमें भी लग रही है, ठीक है। बट द नाइस थिंग अबाउट दिस डेटा स्ट्रक्चर इज कि दिस बी ट्री इज ए जनरलाइजेशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। ओके, अच्छा, इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि हमारा जो नोड स्ट्रक्चर होगा ना, नोड स्ट्रक्चर को हम इस तरह से फॉर एग्जांपल डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ये ना, इसमें k वैल्यूज है। अगर k वैल्यूज होंगी तो इसमें k+1 ब्रांचेस होंगी। ये बात समझ में आई? इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम कर देते हैं। सो जो इसकी नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगी वो कितनी होगी? वो k+1 होगी। ये बात समझ में आई? सो यहां पे फॉर एग्जांपल दिखाया हुआ है कि इसकी जो कीज हैं वो कितनी है? n है, और जो इसके चिल्ड्रन है वो कितने? n+1। सो फार सो गुड। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। एंड व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज कि अगर अब आता है व्हाट शुड बी द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ दिस डेटा स्ट्रक्चर? व्हाट शुड बी द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ दिस डेटा स्ट्रक्चर? फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी आयत नोड पे बैठा हूं, ठीक है, मैं इधर बैठा हूं, एवरीथिंग हियर शुड बी व्हाट? है ना। अगर इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं कह दूं v है, तो यहां पर तमाम वैल्यूज जो होंगी वो लेस देन v होंगी। हाँ, लेट्स से यूनिक है, तमाम वैल्यूज यूनिक है, ठीक है। वो अगर यूनिक केस नहीं है वो हमें पता है कैसे हैंडल करते हैं, किसी एक को तरफ हम भेज देते हैं, ठीक है। तो यहां पर लेस देन सारे एलिमेंट्स होंगे। यहां पर कौन से एलिमेंट्स होंगे? यहां पर ग्रेटर देन v होंगे। बट सिर्फ ये बात नहीं है, एक और बात भी है। यहां पर जितनी ब्रांचेस होंगी इन तमाम ब्रांचेस की वैल्यूज भी क्या होगी? लेस देन v होगी। और यहां पर जितनी भी ब्रांचेस होंगी, ठीक है, उनकी वैल्यूज क्या होंगी? यानी इसके नीचे जो सब ट्री होगा
उनकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ये समझ में आई सके बात, ठीक है? सो फार सो गुड, ठीक है? ऑलराइट। अच्छा, बाद में ये के हम डिफाइन करते हैं। के हम डिफाइन करने का मतलब ये, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें के की वैल्यू लेट्स से 1 है, लेट्स से बाइनरी सर्च ट्री, लेकिन अगर के की वैल्यू 2 है तो उसका मतलब लेट्स से 2 3 ट्री। 2 3 क्यों कहा मैंने? क्योंकि दो नोड्स की वैल्यूज हो सकती हैं और जो ब्रांच आउट फैक्टर है वो कितना होगा, वो 3 का होगा, एक लेफ्ट, एक मिडल और एक राइट। ये सब कुछ समझ में आ गई बात, ठीक है? सो अगर फॉर एग्जांपल हम पावर पॉइंट यहां पे खुल जाता है, सो लुक एट दिस। सो अगर मैं तस्वीर बनाऊं तो ये मेरे पास क्या है, एक नोड है। तो लेट्स से अगर 2 वैल्यूज हैं इसके अंदर, तो यहां पे V1 वैल्यू है, यहां पे V2 वैल्यू है, ठीक है? ये T1 ब्रांच है, ये ट्री है पूरा का पूरा, और यहां पे T2 होगा, और यहां पे क्या होगा बेटा, T3 होगा। एंड आई कैन से समथिंग, व्हाट कैन आई से? अगर मैं ऑर्डर में देखूं तो क्या होगा, T1 will be smaller than what? V1. And that value is smaller than what? T2. क्योंकि T2 इसके राइट साइड पे आ रहा है, और फिर क्या होगा, this value is smaller than what? V2. And this value is smaller than what? So that's the order. And that you can easily generalize. ये बात सुनाई? जनरलाइज का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल ये के नोड्स का ट्री है, तो यानी यहां पे V1 होगा, यहां पे V2 होगा, यहां पे V3 होगा, और करते करते यहां पे क्या आ जाएगा, VK हो जाएगा। और यहां पे क्या होगा, यहां पे कोई T1 होगा, यहां पे T2 होगा, और इस तरह यहां पे चलते चलते कहां आएंगे, यहां पे TK होगा, और यहां पे TK+1 होगा। और अगर मैं ऑर्डर की फॉर्म में लिखूं तो सबसे स्मॉलर होगा क्या, T1, और ये वैल्यू छोटी होगी V1 से, और ये वैल्यू होगी छोटी किससे, T2 से, और फिर क्या होगा, यहां पे आएगा V2, और इसी तरह चलते चलते कहां तक आएगा, यहां पर आएगा लेस देन TK, यहां पे आएगा VK, और यहां पे आएगा क्या, TK+1। I hope everybody understand the structure. ओके? और एक बात याद रखें, ये क्या है, ये क्या है, ये रिकर्सिवली डेफिनेशन ट्रू है। मतलब इसका मतलब क्या है कि इसके नीचे भी ये बात ट्रू होगी, मतलब ये कि इसके नीचे भी बिल्कुल इसी तरह की क्या स्ट्रक्चर आ रहा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, ठीक है? सो फार सो गुड। सब ठीक है, ठीक है, बट आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट द आइडिया, ठीक है? अच्छा, अब बहुत सारे सवालात हैं जो आपके उठने चाहिए। ओके, हाउ टू डिसाइड कि इधर जाना है या इधर जाना है, कब हमने नीचे वाली ब्रांचें खोलनी है, वगैरह 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 वगैरह, ठीक है? ये सारी चीजें आपके बारे में सोचनी चाहिए, ठीक है? ठीक है, ऑलराइट। ये कुछ छोटी सी स्टोरी बताई गई है, प्लीज रीड द बुक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो ये कहता है कि आमतौर पे अगर आप तस्वीर देखें हार्ड डिस्क की, तो इस हार्ड डिस्क में क्या होता है, आपका प्लेटर होता है। प्लेटर क्या होता है, जो ये प्लेट घूमती है, और मल्टीपल प्लेट्स होती हैं, और ये इसका स्पिंडल होता है जिसके अंदर बेसिकली चीज लगी होती है, वो घूम रही होती है। और यूजुअली सारी चीजें, इस पूरी डिस्क जो होती है वो इकट्ठी घूमती है, क्योंकि वो मोटर लगी होती है ना, तो वो मोटर उसको इकट्ठी चला रही होती है।
ठीक है, आरपीएम्स के साथ। और बेसिकली क्या होता है, ये इसका ये जो एक सर्कल आपको नजर आ रहा है, ये ट्रैक होता है, ठीक है। और सॉरी, सेक्टर क्या होता है, सेक्टर क्या होता है? आई थिंक इस सर्कल के ऊपर ना छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं। हाँ वही कह रहा हूँ ना, इसके ऊपर छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आप इसको इनको शायद सेक्टर, हाँ हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना। तो ये बेसिकली सेक्टर्स उसके छोटे छोटे रीजन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो रीडर होता है ना, ये इसका क्या काम होता है? ये जो हेड है, और मतलब ये मल्टीपल हेड्स होते हैं, जितनी प्लेट्स होंगी उतने हेड्स होंगे, ठीक है। और इससे क्या कहना चाहिए कि आइडियली बात ये होती है कि ना कि ये सारे सारे इकट्ठे मूव करें, ठीक है। और इसीलिए इसके ऊपर बड़ी साइंस होती है रखने की, कि आमतौर पर जब डेटा रखते हैं ना तो कंटिन्यूसली नहीं रखते। आपको लगता है कि कंटिन्यूसली रखा जाता है, बेसिकली जब आप बड़ी फाइल रखते हैं ना तो एक डेटा वो यहाँ रखता है, अगला डेटा वो नीचे वाले ट्रैक पर उस पर रखता है, फिर नीचे वाले पे रखता है। क्यों रखता है? जब उठाएगा तो इकट्ठा उठाएगा यहाँ से कंटिन्यूस, यानी पहला पेज यहाँ पड़ा, दूसरा पेज यहाँ पड़ा, तीसरा पेज यहाँ पड़ा, ताकि रीडर जब इकट्ठा उसको इसका जो भी इसका रीड हेड है वो जो मल्टी पे इकट्ठा जाता है, वो पहले एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज इकट्ठा डाल, ठीक है। मुदस्सिर, तुम्हारा नाम क्या है? ठीक है। सो फार सो गुड। आई होप इसकी पूरी की पूरी साइंस है, हार्ड डिस्क के ऊपर कैसे डेटा सेव होता है। दैट्स समथिंग you should learn in your data structure, in your operating system course, कि वो कैसे हार्ड डिस्क पे डेटा रखा जाता है, ठीक है। बट द थिंग इज कि जो स्टोरी है वो ये है कि हार्ड डिस्क पे डेटा फिजिकल मूवमेंट से आ रहा है, यानी कि वो करंट की स्पीड से नहीं आता, उसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है। आपको पूरी की पूरी चीजें मूव होती हैं, एंड सो फॉर्थ, तो फिजिकल मूवमेंट इन्वॉल्व है इसके अंदर, ओके। एज कंपेयर टू रैम या जो आपकी कैश होती है, वहां पे डेटा फौरन निकल आता है, क्योंकि वो स्टैटिक ड्राइव होती है। आप यहाँ पे कॉम्बिनेशंस देते हैं, अगर आप डीएलडी पढ़ रहे हैं तो एक्चुअली ऑल यू हैव टू डू इज कि वो जो एड्रेसेस देने होते हैं, जो एड्रेसेस देते हैं उससे करस्पॉन्डिंग जो डेटा होता है वो आगे ट्रांसफर होता है, ठीक है। एंड दैट वर्क्स विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, ओके। क्योंकि करंट की जो रफ्तार है वो कितनी है, वो 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, तो उस रफ्तार से डेटा निकलता है। लेकिन यहाँ पर तो फिजिकल मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो मोटर की स्पीड जितनी आप करेंगे उतनी इससे सही चल रहा है, उससे आपको और कुछ हो ही नहीं सकता, ये बस में। और अब जो हम डेटा की बात करते हैं उसमें तो क्लाउड पे डेटा चला गया। अब भाई आप जो मर्जी कर लें, आपके जो नेटवर्क की स्पीड है उसके लिहाज से आप बाउंडेड है, आप कुछ नहीं हो सकता, ये बात सुना है। क्योंकि और वो भी क्यों बाउंडेड से अभी है, तो वो भी तारे लगे हुई, क्योंकि बेसिकली उसने डिसाइड करना होता है कि यार ये डेटा पैकेट आया, उस पैकेट को उठा के ये वाला पैकेट इस वाले नेटवर्क पे जाना है, ये वाला, तो उसकी पूरी की पूरी रीडिंग है, फैचिंग इन्वॉल्व है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राउटिंग पूरी राउटिंग प्रोसीजर है पूरा। तो अगर क्लाउड पे डेटा है तो फिर तो और भी ज्यादा है, यानी अगर आप क्लाउड पे डेटा उठा रहे हैं तो आप तो वैसे ही फारिग हो, ठीक है। तो अब हम जिन डेटा स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं वो इतने बड़े बड़े डेटा स्ट्रक्चर्स हैं कि आपके वो रैम में फिट नहीं हो रहे, कैशे में फिट नहीं हो रहे, ठीक है। अब आपको अदर रिसोर्सेज पे जाना पड़ता है, एक्सटर्नल रिसोर्स पे जाना पड़ता है, ठीक है। और वहां पे चीजें बहुत बदल जाती हैं। यू कैन नॉट अफोर्ड कि आपको तमाम डेटा में से गो थ्रू करना पड़े, यू कैन नॉट अफोर्ड दिस, ठीक है। मतलब है कि हर डेटा वैल्यू को एक्सेस करने के लिए आपको हार्ड डिस्क पे जाना पड़े, ये तो तबाही फिर जाएगी, ठीक है। ऑल राइट, ऑलराइट, ये काइंडली आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ये लेटेंसी क्या होती है भला, कितना उसको वेट करना पड़ा है अपनी चीज को पहुंचने के लिए, ठीक है। वो आमतौर पर रिक्वेस्ट करते हैं ना आप कि भाई मुझे ये डेटा ला दो, तो लेटेंसी इसकी तरह उसे वेट करना पड़ा, ऑन एवरेज कितना वेट करना पड़ा, ठीक। और ब्लॉक क्या होता है पता, ब्लॉक होता है आपका कि वो जो आमतौर पर यूजुअली होता है कि ब्लॉक इज कि हार्ड डिस्क के ऊपर जो एक यूनिट है वो कितना बड़ा, और आमतौर पर ये 1 KB होता है, ठीक है। 1 KB का मतलब है कि आप उन्होंने बैकएंड पे बड़ी अच्छी इंप्लीमेंटेशन की, आप इफ स्ट्रीम से रीड कर रहे होते हैं ना, तो आप कहते हैं ना फलाना अगला इंटीजर उठा लो, वो सिर्फ अगला इंटीजर नहीं उठाता, वो एक्चुअली पूरे 1000 इंटीजर उठा लाता है, और वो रैम में रखे होते हैं उसने।
और आप कहते हैं हाँ भी अगला इंटीजर दे दो, वो रैम में नहीं जाता, वो फॉरेन निकाल देते, ये पार्ट, ठीक है, ठीक है। तो बैकएंड में बड़ी जबरदस्त साइंस होती है। इवन जब आप फाइल को ओपन करते हैं, तो जब फाइल को ओपन करते हैं तो वो ना सिर्फ ये कि फाइल को ओपन करता है, बल्कि पहला ब्लॉक उठा के ले आता है, ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर कि अच्छा यार जा तो मैं रहा हूँ ओपन करने के लिए, क्योंकि मेरे अब मुझे ऑक्यूपेशन मिल जानी है, तो मैं बेसिकली एक पहला ब्लॉक उठा भी लाता हूँ, रैम में लोड कर लेता हूँ। ये जो पहला ब्लॉक लोड करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अभी भी यहाँ पर भी आई, ठीक। ऑल राइट, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज यू वांट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डिस्क एक्सेसेस, ठीक है। और एक चीज होती है सीपीयू कंप्यूटिंग। अभी तक हम जब एल्गोरिथम्स की बात कर रहे थे, उसमें हम कहते हैं सीपीयू कंप्यूटिंग, भी सीपीयू कंप्यूटिंग को कम करो, O ऑफ n होना चाहिए एल्गोरिथम, O ऑफ n log n होना चाहिए एल्गोरिथम, है ना। हम सीपीयू कंप्यूटेशन की बात करते हैं। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, आपका सीपीयू कंप्यूटेशन O ऑफ n है, O ऑफ n स्क्वायर है, इवन O ऑफ n क्यूब है, डजंट मैटर, क्योंकि जब आपके हार्ड डिस्क पे डेटा चला जाता है और उस पर प्रोसेसिंग हो रही होती है, वो जो हार्ड डिस्क की एक्सेसेस हैं वो इतनी टाइम कंज्यूमिंग है कि इवन आपके यूजुअल एल्गोरिथम n टाइम भी ले रहे हैं, n स्क्वायर टाइम भी ले रहे हैं, n क्यूब टाइम भी ले रहे हैं ना, तो वो डजंट मैटर, क्योंकि वो सीपीयू में काम कर रहे हैं। सीपीयू का मतलब है रैम में सब कुछ लोडेड है, ठीक है। तो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकम इज कि एक्चुअली जो पूरे एल्गो की कंप्लेक्सिटी है वो कौन सी बन जाती है, हार्ड डिस्क के एक्सेसेस के ऊपर बाउंड हो जाती है, ठीक है। सो एक्चुअली जब आप, दैट्स व्हाई इट्स अ डिफरेंट मॉडल, यानी आप कहते हैं रैम मॉडल में काम कर रहा हूं। रैम मॉडल में काम करने का मतलब क्या है? तो देयर आर टू थिंग्स, वन इज कॉल्ड रैम मॉडल एंड वन इज कॉल्ड आईओ मॉडल। सो व्हेनेवर यू आर वर्किंग इन रैम मॉडल, इसका मतलब है आपने कहा कि डेटा सारा रैम में लोड हुआ है, ठीक है। जब आप आईओ मॉडल में बात करते हैं तो आपका रैम वाला तमाम काम फॉर फ्री होता है। क्यों? क्योंकि उस ड्यूरेशन में जो भी डेटा रैम में पड़ा हुआ वो काम तो वो फ्री में कर देगा। क्यों? क्योंकि वो जब तक अगली आईओ की एक्सेस भेजेगा तो उस ड्यूरेशन में उसने क्या कर लेना, वो वाला काम कर फारिग उठा। तो एक्चुअली टोटल कॉस्ट इज हाउ मच, जितने आईओ एक्सेस हो, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एक आईओ की जितनी कॉस्ट है, दैट्स योर टोटल कॉम्प्लेक्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर एल्गोरिथम। ये बात सुनाई। और मैं बताऊं आईओ मॉडल में काम करते हुए आपको लग पता जाता है, ठीक है। इवन मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि जो लिंक लिस्ट में ट्रेवर्सल है ना, लिंक लिस्ट में ट्रेवर्सल, अगर लिंक लिस्ट आपकी हार्ड डिस्क पे पड़ी हुई है और पोटेंशियली तो ये हो सकता है कि आपके O ऑफ n आईओज हो। कैसे बोला? आपने पहला उठाया हेड, अगला जो उठाया वो किसी और ब्लॉक में पड़ा हुआ था, फिर अगला उठाया वो किसी और ब्लॉक में पड़ा हुआ, अगला उठाया वो किसी और ब्लॉक में पड़ा हुआ। तो अगर आपके O ऑफ n आईओ ब्लॉक्स हो गए ना, जितना बड़ा डेटा है उतने आईओ ब्लॉक्स, आईओ एक्सेस हुई है, आप तो मर गए, ठीक है। आपका प्रोग्राम ही चल सकता, ठीक है। मैं कोई और वर्ड करने लगा था। हाँ, ठीक है, गुड, ऑलराइट। सो लेट्स, अच्छा मैं जानबूझ के बुक से पढ़ा रहा हूँ बिकॉज आई रियली वांट कि आप बुक पढ़ें। और आई मीन मैं एक बात बताऊँ आपको, जब भी आप कोई बड़े इंटरव्यूज देने के लिए जाएंगे ना, ये चैप्टर, दिस इज वन ऑफ द वेरी फाइन चैप्टर विच यू शुड रीड, ओके। क्योंकि ये वो चीज़ें जो कि आपको विजन वाइज बड़ा करें कि अच्छा ये भी एक चीज़ होती है। ये होते हैं ना बड़े बड़े आइडियाज़, जैसे फॉर एग्जांपल सरमद ने लास्ट क्लास में आपको P वर्सेस NP प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, यू शुड रीड अबाउट इट, ठीक है। मेरा भी लेक्चर उसके ऊपर है, वो ज़्यादा तफसील से है। सरमद ने तो बड़ी आपको हल्की फुल्की ग़िज़ा दी थी, मैंने तो उसमें अच्छी खासी इसकी डायसेक्शन की हुई है, ठीक है। तो वो भी आपको लेक्चर लेना चाहिए या फिर आप खुद पढ़ें ताकि आपको ये चीज़ें पता हो, क्योंकि दीज आर जेन्युइन प्रॉब्लम्स। यानी मैं आपको बताऊं, अगर कोई प्रॉब्लम है जो कि NP कंप्लीट प्रॉब्लम है, ठीक है, वो इतना टाइम लेता है कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस उसको करना इम्पॉसिबल होता है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज का मतलब यह है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं उस केस में n की वैल्यू लेट से 100 ले लूँ, तो 2 टू द पावर अगर n पॉसिबिलिटीज लग रही हैं, तो 2 टू द पावर 100 इज लाइक फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट विल टेक 1 सेंचुरी और 2 सेंचुरीज, ठीक है, जो कि अफोर्डेबिलिटी यू कैन नॉट अफोर्ड। बस नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने ये क्यों जानना जरूरी है। मेरा क्लास फेलो था, क्या नाम था, आगा फारूक नाम था, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर कि
ही वॉज जैसे ग्रेजुएट हुआ उसके बाद सबसे पहली जॉब उसके लिए, ठीक है, ही वॉज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। इन्होंने इसको आई डोंट नो, इन्होंने किसी के मोबाइल एप्लीके जो है ना कंपनीज टेलीकॉम उस वक्त बहुत ऊपर रखा था एकदम कुछ, तभी होता है ना वो कोई नई ब्रांच खुलती है और उसमें लोग सारे उसकी तरफ भाग दौड़ लगाते हैं। तो जिस तरह आजकल AI की बात हो रही है, तो वहाँ पर उस वक्त टेलीकॉम का बड़ा राइज था। तो उसने टेलीकॉम में एक आई डोंट नो कौन सी कंपनी ज्वाइन की और उसमें पहले जो उसको जॉब मिली उसमें था ये कि कुछ एक नेटवर्क, एक्चुअली ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम जो समझ ने कराया ना उसका एक वर्जन था, और था ये कि हम सारी चीज़ें बड़ा एफिशिएंटली करना चाहते हैं। अब दिस वाज, हमने अपने अंडरग्रेड में P वर्सेस NP का हमें पता ही नहीं था, हमने नहीं पढ़ा गया। हुआ ये व्हाट हैपेंड इज कि उसने उस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश की, उसने एल्गो बना लिया। एल्गो बनाना तो मुश्किल काम नहीं है, ब्रूट फोर्स साइड ट्राई करते हैं और हो जाता है। और व्हाट हैपेंड इज कि उसको काम मिला कि तुम्हें इसको एफिशिएंट करना है क्योंकि ये चल नहीं रहा, ठीक है। और ही स्पेंड लाइक 6 months ऑन दैट, बड़े डिफरेंट ह्यूरिस्टिक्स वगैरह ट्राई करके कुछ नहीं बस। एंड व्हाट हैपेंड इज कि वो उसको जॉब से निकाल दिया, ठीक है। उसे जॉब से निकाला तो उसमें आफ्टर, और उसके बाद तकरीबन 2 साल उसने अपने आप को घर में बंद कर लिया। ही वॉज इन कंप्लीट डिप्रेशन और कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। और फिर मुझे याद है मैं और सारे हम उसके पास गए, हमने बड़ी कोशिश की कि किस तरह से वो लाइफ में वापस आए। तो फिर हम ना उस वक्त हमने मास्टर शुरू कर दिया था फास्ट, और सरमा की कोर्स पढ़ा रहा था। और पहली दफ़ा हमने उसकी ऑटोमेटिक की क्लास ली और उसमें उसने हमें ज़बरदस्ती आगा फ़र्क को ले भाई चल तू हमारे साथ, ठीक है। और वहाँ पर उसने जो है ना हमने कंप्यूटेबिलिटी पढ़ ली हुई थी, कम्प्लेक्सिटी शुरू होती थी। सो ऑटोमेटा 2 का कोर्स था, उसमें जो सेकंड पार्ट है वो शुरू हो चुका होता। उसमें उसने हमें P वर्सेस NP प्रॉब्लम के बारे में बताया, और फिर हमने उसने रिडक्शंस के बारे में बताया। उसने बताया ये सारे वो प्रॉब्लम्स हैं जहाँ कहीं आपको हल्का सा शक भी हो जाए ना कि इस तरह के प्रॉब्लम है और आपको मिलता है, सबसे पहले चेक करें कहीं ये NP कंप्लीट प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ये NP कंप्लीट प्रॉब्लम है तो आपको पहले ही इसको कह देना चाहिए भाई ये नहीं हो सकता। ये प्रैक्टिकली इनको दिस इज, इसके बारे में कहा यह जा रहा है कि ये अगले 100 years का प्रॉब्लम, ठीक है। ही केम, क्या मैं ही वेंट बैक होम, वर्कड ऑन ऑल, उसने जो भी प्रॉब्लम था दोबारा से ओपन किया। अगले दिन आया कहता है यार वो NP कंप्लीट प्रॉब्लम, ठीक है। और आई वेस्टेड माई 2 years ऑन दिस, ठीक है। बट द थिंग इज दीज आर रियल मैटर्स, और अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो इट विल गोइंग टू हिट यू वेरी बैड, ओके। तो ये वो चीज़ें जो कि विजन वाइज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो, सो इन दैट पर्सपेक्टिव दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अगर आपके डेटा, आपको ऐसे डेटा के ऊपर काम करना पड़ जाए जिसमें हार्ड डिस्क से चीज़ें बार बार उठ के आ रही हैं, तो और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता और ये क्यों टाइम ले रहा है आपके बारे में नहीं पता और आप उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो आपको इसके बारे में, आई मीन क्लाइंट तो क्लाइंट है, उसको तो नहीं पता, ठीक है। तो आपको उसे कन्विंस करना, ठीक है जी। अहमद फर्स्ट जो आपने कहा कि उनकी कंप्लीट प्रॉब्लम है, इसके लिए एक टाइम रिक्वायर्ड है, वो मोर और लेस टाइम बहुत ज़्यादा है। तो इनकी कंप्यूटेशन के अंदर क्वांटम और सुपर कंप्यूटर्स को इन्वॉल्व, उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में कहते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स जो है वो शायद हेल्प करेंगे, लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो है वो क्वांटम कंप्यूटर्स पे आ भी जाते फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऑलराइट, सो लुक एट दिस, ये कोड क्या कह रहा है। सो ये एल्गोरिथमिक फॉर्म में है, इसको आप C++ के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सोचिएगा कि सो फॉर एग्जाम्पल हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये क्या है, ये डिस्क रीड एक फंक्शन है जो क्या करता है। हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक फाइल पॉइंटर है, समथिंग लाइक दैट, और मैं कहता हूँ एक पॉइंटर है। पॉइंटर क्या है? पॉइंटर बेसिकली उसका एड्रेस है, फाइल का एड्रेस, ठीक है। और आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ये वाली फाइल को जाके ऐसे करो, उसको रीड करो। इसको रीड करने का मतलब बेसिकली क्या है? तो बेसिकली मतलब ये है कि वो उस फाइल का बेसिकली एक इंफॉर्मेशन है, उसको वो रीड कर लेता है। मतलब कि पूरा का पूरा ये वाला ब्लॉक रीड कर रहा है, ठीक। उस ब्लॉक के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो तमाम की तमाम रीड हो जाएगी, ठीक है। सो एक्स इज उस ब्लॉक की इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज अ ब्लॉक? ब्लॉक इज अ फाइल। सो व्हाट इज वन ब्लॉक? वन ब्लॉक इज एक्चुअली फाइल, ठीक है। और आप कहते हैं ये फाइल पूरी की पूरी रीड करके ले आओ, ठीक है। जब पूरी की पूरी फाइल एक ब्लॉक जितनी है तो उस पर एक्सेस में कितना टाइम लगेगा? एक ब्लॉक जितना टाइम लगेगा। और एक ब्लॉक का मतलब है एक आयो कॉल, ठीक है। इसी तरह अगर आपने एक ब्लॉक रीड किया, उस पर जो काम करना था किया,
और आपने ये फंक्शन कॉल किया, इसका मतलब क्या है? आपने कहा है इसको जाके ओवरराइट कर दो। ये बात समझ? रीडिंग की कॉस्ट भी O ऑफ 1 आयो कहलाती है और राइटिंग की कॉस्ट भी O ऑफ 1 आयो कहलाती है। ये ध्यान में रखना, ठीक है? सो डिस्क रीड X का मतलब है कि मैं फलाना X इज फाइल की इंफॉर्मेशन, ब्लॉक की इंफॉर्मेशन, वो किसी पॉइंटर के थ्रू सेव हुई है, वो जैसे भी आपने इंटीजर के फॉर्म में स्टोर की है, जैसे मर्जी स्टोर की, ठीक है? और आप कहते हैं ये वाली फाइल का पूरा ब्लॉक उठा के ले, ठीक है? और यार ये ब्लॉक जाके ओवरराइट कर दो, और ये X बताता है अच्छा मैंने उस बनानी फाइल के ऊपर जाके यहाँ पे जाके राइट कर देना, तो एक्चुअली एक आयो की आपको कॉस्ट पड़ती है। तो ये जो अभी हमने कोड लिखा हुआ है इसकी कॉस्ट है 2 आयोस। ये बात समझ आ गई? ठीक है, गुड। ये पढ़े क्या लिखा हुआ है? द सिस्टम कैन कीप ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द मेन मेमोरी। क्या मतलब बोलते हैं? जो रैम है वो आपकी लिमिटेड है, ठीक है ना? तो आप हम अज्यूम करते हैं कि आपका जो रैम मॉडल है वो अज्यूम करता है कि भाई मैं इतने से इतने ब्लॉक्स उठा सकता हूँ, ज्यादा नहीं उठा सकता। ये बात नहीं? हाँ, जो हार्ड डिस्क है उसके बारे में कहा जाता है इट कैन होल्ड इन्फिनिट नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है, जिसको हम n कहते हैं। इट कैन हैव n नंबर ऑफ ब्लॉक्स। ये बात समझ? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। या अगर हम n को कहें कि हमारा टोटल डेटा है और एक ब्लॉक का साइज b है, तो आप मुझे बता सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे? n डिवाइडेड बाय b। ये बात समझा? ठीक है जी। ये जो वर्चुअल रैम का कॉन्सेप्ट है जो हमारे हार्ड डिस्क से स्पेस ले सकता है, तो वो इसी मामले में जी बिल्कुल ऐसा। वो उसमें आपकी जब वर्चुअल मेमोरी यूज होती है, ऐसे प्रोग्राम में वर्चुअल मेमोरी यूज होती है ना, तबाही फिर जाती है इसकी, ठीक है? बट खैर उसके बारे में हम शायद बात करें या OS में कोर्स में आप मजीद तफसील में बात करें, ठीक है? ये पढ़ें, ये लिखें प्लीज, ये पढ़ें प्लीज, ये पढ़ें, ये प्लीज पैसेज पढ़ें। Since in most systems the running time of a B tree algorithm depends primarily on the number of disk reads and disk write operations it performs, we typically want each of these operations to read or write as much information as possible. Thus a B tree node, एक node होता है, is usually as large as a whole disk block, okay, and this size limits the number of children of a B tree node can have. ये बात समझ आई? यानी कि अगर मैं कहूं कि उसका जो ब्लॉक साइज जो यूजुअली हम रखते हैं वो आपकी जो हार्ड डिस्क के ब्लॉक का साइज होता है वो उसके तकरीबन मुताबिक होता है। ये बात समझ आई? ठीक है? हमने, मुझे याद है कि मैंने जब ये आयो एल्गोरिथम का मैं जो कोर्स पढ़ा था अपने एडवाइजर से, तो हम पहले हम एक्सपेरिमेंट करते थे ये फिगर आउट करने के लिए कि एक्सपेरिमेंटली फिगर आउट करें कि हमारा डिस्क के अंदर जो पड़ा हुआ आयो जो ब्लॉक साइज है वो है कितना। तो हम पहले एक रीड करते हैं, फिर हम दो कहते हैं, दो रीड कराओ, फिर कहते हैं तीन रीड कराओ, फिर कहते हैं चार रीड कराओ, ठीक है? फिर हम कहते हैं अच्छा ऐसे करते करते हम कहते हैं 1000 तक रीड कराओ, 1000 इंटीजर रीड कराओ। और जब तक उसकी स्पीड कम होती रहेगी ना, इससे मतलब है कि आप बेसिकली नंबर ऑफ आयोस कम कर रहे हैं, है ना? तो क्योंकि डेटा तो आपने पूरा लोड करना, तो और फिर होता यह कि जब आपकी एक टाइम आता है कि अगर आपका पेज साइज और आपकी कॉल एक जितनी बराबर है ना, तो इसका मतलब पता क्या होता है? आपका टाइम कम होता जाएगा। लेकिन अब अगर आप कह देना नहीं, मेरा ब्लॉक साइज लेट्स से 1 किलोबाइट था और आप कहते हैं नहीं अब आप 2 किलो की उठा लें, मतलब आप 2 पेजेस रीड करने के बारे में कह रहे हैं। नाउ दिस विल बिकम, आपकी जो टाइम है वो दोबारा छोटा होना शुरू है, बस में जल्दी बढ़ना शुरू होता है, ठीक है? तो एक्चुअली यू द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट यू परफॉर्म इज टू फिगर आउट यार ये मेरी हार्ड डिस्क है, इसका पेज साइज कितना है। तो आप पूरा एक्सपेरिमेंट करके आप फिगर आउट करते हैं अच्छा यार इतना पेज साइज जो है वो ठीक आ रहा है, ठीक है?
अच्छा, अब ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की बात की हुई है। इमेजिन करें ये तकरीबन फुल ट्री है, ओके, और लेट्स से इसके अंदर कितनी एंट्रीज पड़ी हुई हैं? 1000 एंट्रीज पड़ी हुई। कितनी एंट्रीज पड़ी हुई? तो इसकी कितनी ब्रांचेज होंगी? 1001 ब्रांचेज होंगे। इस लेवल पे टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे? 1001 होंगे, ऐसी है। और हर एक में कितनी वैल्यूज पड़ी होंगी? हाँ, 1000 वैल्यूज पड़ी होंगी। तो टोटल वैल्यूज कितनी हुई? वो हुई 1001 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये बात समझ आती है? 1000 विच कम्स आउट टू बी हाउ मेनी कीज? इतनी कीज। ये बात समझ आई? अगली बात सुने, बड़ी जबरदस्त बात। और अगले लेवल पे ये टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं अब इस जगह पर, है ना। अगली बात सुने। अब अगर मैं कहूं कि मेरा जो डेटा है अगले लेवल पे कितना बड़ा होगा, हर एक से 1001 ब्रांचेस और निकल रही हैं, तो जितने पिछले लेवल पे कीज थी उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दिस थिंग मल्टीप्लाई बाय 1000 विच कम्स आउट टू बी हाउ मेनी? सॉरी, हाँ, ठीक है। तो दिस इस लेवल पे कितनी कीज है? वो इतनी कीज है। ये बस नहीं, ये पता कितना बनता है? 1 GB बनता है। ये 1 गीगा कीज बनती है। इसका मतलब पता क्या है? अगर मेरे पास 1 गीगा एंट्रीज पड़ी हो तो मेरा जो हाइट ऑफ द ट्री है वो सिर्फ 2 बनती है। इसका मतलब क्या है? विद ओनली 2 एक्सेसेस आई कैन रीच टू द एग्जैक्ट की। जो पहला की होती है, जो पहला होता है नोड होता है, हेड जिसे कहते हैं, वो हमेशा पहले ही रैम में पड़ा होता है। तो आप क्या करेंगे? उससे फिगर आउट करेंगे कि मैंने अगला नोड कौन सा उठाना है ना, और उससे हम फिगर आउट करेंगे अगला नोड कौन सा होता है। 1 GB के लिए मुझे सिर्फ 2 IO एक्सेसेस चाहिए बस। दिस इज ह्यूज, दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। यानी सिर्फ 1 GB डेटा में वैल्यू मैंने ढूंढनी है कि वो कहां पड़ी हुई है, तो मैं डिस्क पर सिर्फ और सिर्फ कितनी दफा जाऊंगा? 2 दफा जाऊंगा। दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज ब्रिलियंट। यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि ये सारे जो बैकएंड पे डेटाबेसेस होते हैं वो इसी तरह पड़े होते हैं। ये बड़े बड़े SQL बेस्ड जो आपने डेटाबेसेस बनाए होते हैं वो सारे ऐसे चल रहे होते हैं, ठीक है। हेड आपका हमेशा रैम में होता है। आप जब डिस्क पे फलानी चीज ढूंढने के लिए जाते हैं तो वो फिगर आउट करता है, अच्छा मैंने आप फलाने नोड पे जाना है, और फलाने नोड से मुझे पता लग रहा है फलाने नोड पे जाना है। ये बात नहीं? इमेजिन करें अगर मेरे पास 1 टेराबाइट का डेटा हो, है ना। 1 GB के लिए मुझे 2 डिस्क एक्सेस करनी पड़ती है। 1 टेराबाइट के लिए मुझे सिर्फ 3 एक्सेस करने पड़ेंगे। दिस इज ब्रिलियंट एंड अनबिलीवेबल। Does it make sense? I hope you can appreciate this कि ये कितनी खूबसूरत बात है, ओके। यानी कहां n, अब इसे आप समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं कि कहां n एक्सेस में ढूंढना कि कहां पर एलयू पड़ी हुई है और कहां पर सिर्फ 3 या 4 एक्सेस। दिस इज नॉट ए जोक, दिस इज रियली इनक्रेडिबल आइडिया, ठीक है। गुड। अब एक मिनट, मैं ना एक चीज मैंने लेके आनी है। ओह